Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और देश किसका के वीआईपी सीट पर आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव लोकसभा सीट की। छत्तीसगढ़ में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है और इस सीट पर पिछले कुछ चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कड़ी टक्कर हुई। हालांकि वर्चस्व बीजेपी का ही कायम रहा। पिछले कुछ वर्षों में इस सीट पर बीजेपी की बढ़त बनी हुई है। 2019 के चुनाव में बीजेपी के संतोष पांडे को इस सीट पर विजय मिली। वहीं इससे पहले 2014 और 2009 के चुनाव में इस सीट पर बीजेपी के अभिषेक सिंह और मधुसूदन यादव ने जीत दर्ज की। इस सीट से पूर्व सीएम रमन सिंह ने कभी चुनाव लड़कर जीता था और उसके बाद समीकरण को बदल दिया था। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बनाया है। भूपेश बघेल का मुकाबला बीजेपी के मौजूदा सांसद संतोष पांडे से होना है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि भूपेश बघेल के लिए राजनांदगांव में जीत का झंडा फहराना इतना आसान भी नहीं है। लेकिन यहाँ समीकरण कुछ और ही कहता है। समीकरणों को समझने से पहले यहाँ के स्थानीय जानकारों का क्या कुछ कहना है वो सुन लीजिए, उसके बाद इस सीट के पूरे समीकरण की बात करेंगे। मुकाबला वाकई कांटे का है, लेकिन राजनांदगांव वासियों को ये मलाल है कि इन 5 वर्षों में राजनांदगांव से विभिन्न विभागों को ले जाकर दूसरे अन्यत्र जगह ले जाया गया और राजनांदगांव का कोई विकास नहीं हो पाया, कुछ अपवादों को छोड़ दे। इसलिए राजनांदगांव वासी जो है कांग्रेस के भूपेश बघेल की ओर ज्यादा झुकाव नहीं रख रहे हैं, क्योंकि उनमें एक भावना बनी हुई है कि हमारा राजनांदगांव का विकास नहीं हो पाया। रही बात संतोष पांडे की, संतोष पांडे जो भी है जैसा भी है, लेकिन उसने अपने विधानसभा क्षेत्र का जो मांग है, उसकी समस्याएं हैं, लोकसभा में पूरे जोरों शोरों से उठाया है और बहुत सारी चीजें उपलब्धि उसने राजनांदगांव को दी है। मेरा ये कहना नहीं है कि हम कांग्रेस को दे या बीजेपी के दो, अब इसको आम जनता को समझनी है कि राजनांदगांव के साथ न्याय कौन कर रहा है। अब काम के लिए फिर वो हिस्ट्री तक तलाशनी पड़ेगी, ऐसे मौखिक रूप से तो हम नहीं बता सकते। लेकिन हाँ, राजनांदगांव के साथ अन्याय जरूर हुआ है। यहाँ के विभाग जो है, जब भी कांग्रेस शासन बनती है, यहाँ से विभाग को ले जाकर अन्यत्र ले जाया जाता है, तो यहाँ के काम जहाँ करने वाले कर्मचारी वगैरह सबको उनको ट्रांसफर करनी पड़ती है उस इलाके में। तो ये सब बातें हैं जो। अब रही बात अब सड़क की, पानी की, बिजली की, ये सब समस्याएं। अभी सुर्गी वाला रोड देख लीजिए, वो खुद यहाँ आए थे भूपेश बघेल, 15 करोड़ रुपया सेंक्शन करके मौखिक रूप से गए, लेकिन वो सड़क आज तक नहीं बनी है। भाजपा शासन आने के बाद उसको जीर्णोद्धार करना शुरू किया गया है। राजनांदगांव लोकसभा की जनता भी देख रही है कि दोनों जो प्रत्याशी है उनको लेकर आम मतदाता खामोश है। लोग जनता के बीच इस प्रकार की बात आ रही है कि राजनीति में कब क्या क्या कहा जाए कुछ नहीं कह सकते। ये ऐसा चुनाव है जिसमें कभी भूपेश बघेल ने कांग्रेस में मुख्यमंत्री रहते और मुख्यमंत्री रहने के बाद, पूर्व मुख्यमंत्री होने के बाद भी नहीं सोचा था कि राजनांदगांव लोकसभा से वो चुनाव लड़ेंगे। उसी तरह राजनांदगांव लोकसभा से भाजपा में भी एक्सीडेंटल सांसद बनने वाले संतोष पांडे को वर्तमान में भाजपा से टिकट मिलेगी, ये उन्होंने भी नहीं सोचा था। लेकिन अब चूंकि सामने चुनाव है, दोनों मैदान पे अपनी अपनी पार्टियों से, चुनाव हाई प्रोफाइल है और जिस प्रकार की बात आ रही थी सामने, वैसा चुनावी सरगर्मियां और चुनावी गर्मी बढ़ नहीं पा रही इस मौसम में। खासकर ये गर्मी का समय है और ये जो चुनाव है पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा, जिसमें देश में प्रधानमंत्री मोदी जी का चयन भी होगा प्रधानमंत्री के लिए, तीसरी बार अगर वो बहुमत आती है भाजपा, तो उसके लिए चुनाव हो रहा है। तो ऐसे समय जिस प्रकार का एक माहौल होना चाहिए, खासकर भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी और उनके समर्थक और उनके लोगों के बीच में, वैसा एक माहौल जनता के बीच नहीं आ रहा है सामने। और जनता के बीच ये भी बात आ रही है कि जिस प्रकार से भूपेश बघेल ने कभी नहीं सोचा था कि राजनांदगांव से कभी चुनाव की बात आएगी, वैसे ही संतोष पांडे ने भी 5 साल में ये विशेष सक्रियता नहीं दिखा पाए, जिसके लेकर नाराजगी गाँव गाँव में दिख रही है। और वैसी ही बात भूपेश बघेल के समक्ष भी आ रही है, कई लोग ने विरोध भी जताया है विभिन्न तरीकों से। वैसे ही भाजपा में भी इस टाइप की बात आ रही है
निश्चित रूप से राजनांदगांव लोकसभा सीट जो है आज वीआईपी सीट बन चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री के उतरने से यह सीट पूरे देश के अंदर चर्चा का विषय बन चुका है। सवाल यह उठता है कि यह दोनों प्रत्याशी जो है एक भारतीय जनता पार्टी से पूर्व सांसद रहे हैं और अभी वर्तमान में जो विधानसभा जो लड़ चुके हैं पाटन से, और वो विधायक भी हैं, और भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री के रहते हुए जो उनकी छवि रही है उन्हीं को लेकर वह राजनांदगांव लोकसभा के चुनाव मैदान में है। संतोष पांडे की बात कर रहे तो उनकी क्या स्थिति, क्या नजर आता है आपको, क्या उपलब्धि रही है? निश्चित रूप से कि 5 साल का कार्यकाल उनका रहा, उन्होंने सवाल जरूर पूछे, पर सबसे बड़ी बात जहां आती है विकास को लेकर, तो विकास राज्य के हाथों रहता है, केंद्र के हाथों बड़ी योजनाएं रहती है। तो बड़ी योजनाओं में अगर देखें तो स्पेशल इकोनॉमी जोन के तहत में यहाँ एक प्लांट खुला था, जहां पर प्लेट बनाने का था, बैटरी बनाने का कारखाना खुला था। वहां आज की तारीख में जितने रोजगार देने की स्पेशल इकोनॉमी जोन के तहत में बात हुई थी वह भी अधूरी रही। तो सवाल यह उठता है कि रोजगार जब तक नहीं मिलेगा तब तक नेताओं के वादे इरादे वो कहीं खास जनता तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। टाइट मुकाबला तो है कि भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रहे हुए यहाँ पे, और मुख्यमंत्री रहे हुए, और इसके अलावा यहाँ पर जो राजनांदगांव जो संसदीय क्षेत्र है उसमें 8 विधानसभा सीट आती है, तो उसमें 5 जो है वो कांग्रेस के पास, तो कांग्रेस की लीड मानपुर मुंडा चौकी खैरागढ़ और दूसरे 5 सीटें हैं। तो भूपेश बघेल यही सोच के चुनाव लड़ रहे हैं कि वो उनकी मतलब विजय हो जाएगी, और ऐसे जो आंकड़े जो बोलते विधानसभा के उसके हिसाब से भूपेश बघेल जो है वो कमजोर तो कहीं से नहीं लग रहे हैं, लेकिन ट्रेंड जो दुनिया हिंदुस्तान में चला आ रहा है, ऊपर से चला आ रहा है ट्रेंड, वो ट्रेंड वो काफी मतलब वो बीजेपी को आगे करता है। और संतोष पांडे का ऐसा कोई मिरेकल नहीं है वो, लेकिन है धुआंधार, बोलने में तेज तर्राट है, ज्ञानी आदमी है, प्रकांड पंडित भी है वो, टक्कर है, मतलब वन साइड वाली बात नहीं है यहाँ पे। और अगर दूसरा कोई होता तो बीजेपी वन साइड रहती, और अभी भी बीजेपी जीतेगी यहाँ पे, इसमें कोई दो मत नहीं है। दोनों की कामकाज की बात करें तो कितना हाँ, कामकाज का ये है कि भूपेश बघेल जरूर सोचते होंगे कि उनको मालूम नहीं था कि यहाँ टिकट मिल जाएगी, इसलिए वो यहाँ पर सौतेला व्यवहार किए, यहाँ से बदलापुर की जो राजनीति बोलते उन्होंने की, उसका उनको पूरा नुकसान होने जा रहा है। यानी राजनांदगांव खास जो मुख्यालय जो विधानसभा सीट में है वहाँ पर देखो 45,000 की वो लीड डॉक्टर रमन सिंह को मिली थी, और डॉक्टर रमन सिंह ने प्रचार भी नहीं किया था। हाँ ठीक है, अभिषेक सिंह ने पूरा उनका मोर्चा संभाला था, डॉक्टर साहब की तबीयत ठीक नहीं थी, और जिले में उन्होंने काम नहीं किया। जो जिला बनाया है खैरागढ़ को, मानपुर मुर्रा को, उसका बेनिफिट उनको विधानसभा चुनाव में मिला है, और लेकिन लोकसभा चुनाव में इसका फायदा नहीं हो रहा है। विकास का जो क्षेत्र है, विकास के क्षेत्र में सांसद बिल्कुल शून्य रहे स्थिति है। उनका जनसंपर्क अच्छा है, उनकी लॉबी अच्छी है, फायदा तो मिलेगा उनको। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में टक्कर तो है, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि केवल कांग्रेस या बीजेपी ही निकाल लेगी। आप ग्रामीण क्षेत्रों में देख लीजिए, किसानों का जो ये है समर्थन जो है, बड़े पैमाने का समर्थन जो है किसानों का, वो आपके भूपेश बघेल के साथ है। किसान यानी आपका किसान निधि जो है आपको मिल रही है, नया निधि बोलते हैं जिसको, ये मिल रही है, किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है। अब बीजेपी ने आते ही जो 2-3 जो बेरोजगारी भत्ता है ये सब रोका है, इससे उनको नुकसान तो होगा, लेकिन फायदा ये है कि महतारी वंदन योजना ने महिलाओं को लगभग एक तरीके से महिलाओं को सशक्त करने का काम किया है, और इससे बहुत फायदा मिलेगा बीजेपी को। रही बात क्या है, दूसरा सनातन धर्म, राहुल गांधी या फिर कांग्रेस के और नेता जो हैं उनके जो बयान आ रहे हैं, जिसके जो हम पेपर में पढ़ते हैं, उनके बयान जो इस कदर लगता है कि ये सनातन विरोधी है और हम सनातनी हैं, तो सनातनियों को फायदा तो बहुत मिलना है बीजेपी को। 2009 से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने संतोष पांडे को तो कांग्रेस के भोलाराम साहू को मैदान में उतारा था, और संतोष पांडे ने कांग्रेस के भोलाराम साहू को हराया था। वहीं तीसरे नंबर पर बसपा की रविता लाकड़ा रही थी। और अगर यहां के चुनाव परिणाम की बात की जाए कि 2019 में लोकसभा चुनाव परिणाम क्या निकलकर सामने आए, तो बीजेपी के संतोष पांडे को 6,62,387 वोट मिले, 50.68% वोट प्रतिशत रहा। कांग्रेस के भोलाराम साहू को 5,50,421 वोट मिले, 42.11% वोट प्रतिशत रहा।
और बसपा के रविता लाकरा को 17,145 वोट मिले। 1.31% वोट प्रतिशत रहा। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के अभिषेक सिंह ने कांग्रेस के कमलेश्वर वर्मा को 2,95,911 वोटों से हराया था। अभिषेक सिंह को 6,43,000 के करीब में वोट मिले थे, जबकि वर्मा को 4,07,000 के करीब में वोट मिल सका था। अगर 2014 लोकसभा चुनाव परिणाम की बात करें कि किसको कितनी वोट मिली थी और उसके बाद कितने प्रतिशत वोट प्रतिशत रहा था, तो बीजेपी के अभिषेक सिंह को 6,43,473 वोट मिले, 54.61% वोट प्रतिशत रहा। कांग्रेस के कमलेश्वर वर्मा को 4,07,562 वोट मिले, 34.59% वोट प्रतिशत रहा। और बीएसपी के आनंद साहू को 20,458 वोट मिले, 1.74% वोट प्रतिशत रहा। राजनांदगांव लोकसभा सीट के अंतर्गत विधानसभा की कुल 8 सीटें आती हैं। अगर इसकी बात करें तो पंडेरिया, कवर्धा, खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, डोंगरगांव और खुज्जी, इसके अलावा मोहला, मानपुर की विधानसभा सीटें आती हैं। लेकिन यहाँ के समीकरण की बात की जाए कि जातीय समीकरण क्या कुछ कहते हैं, तो 2011 की जातीय जनगणना के मुताबिक यहाँ की साक्षरता 61.79% बताई गई। ग्रामीण वोटर्स 14,51,306, जो कि 84.6% के करीब में आते हैं। शहरी वोटर 2,64,186 बताए गए, 15.4% के करीब में इनकी आबादी बताई जाती है। और 2019 में कुल वोटर्स की गणना की गई थी 17,15,492 की। स्थानीय लोग यहाँ की क्या सोचते हैं कि इस बार नया समीकरण में क्या कुछ होने वाला है, बघेल वर्सेस पांडे में कौन जीतेगा, तो पहले स्थानीय लोगों की राय भी सुन लीजिए। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानना चाहते हैं कि इन दोनों के बीच में कितना टाइट मुकाबला है। जी बताएं, कितना टाइट मुकाबला नजर आता है आपको? जी, राजनांदगांव लोकसभा में कोई मुकाबला नहीं है। अभी लोग भारतीय जनता पार्टी ने पुराना सांसद जो वर्तमान में सांसद है उनको उम्मीदवार बनाया है, और कांग्रेस पार्टी से भूपेश बघेल जो मुख्यमंत्री रहे पूर्व, वो यहाँ मैदान में है। संतोष पांडे और भूपेश बघेल में कोई मुकाबला नहीं। भूपेश बघेल एक तरफा जीत रहे हैं। संतोष पांडे जो पूरा कार्यकाल 5 साल जो उनका जो कार्यकाल रहा है बिल्कुल शून्य रहा है। लोकसभा प्रत्याशी के रूप में यहाँ नेतृत्व भी राजनांदगांव का अच्छे से नहीं कर पाया है, लोगों के बीच में अपना स्थान नहीं बना पाया है। पूर्व मुख्यमंत्री जो भूपेश बघेल है, गांव, किसान, गरीब सबके हितैषी रहा है। पूरा 5 साल उनका कार्यकाल देखा है। वो एक दबंग नेता है। उनकी पर्सनालिटी लोकसभा के लिए एक योग्य उम्मीदवार है, और वो यहाँ पर एक तरफा जीत के जाएगा। संतोष पांडे के साथ कोई मुकाबला नहीं। किसकी सरकार बनती नजर आ रही है? सरकार की बात है तो अभी मिली जुली सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी जो नारा लगा रहे हैं 400 पार की स्थिति नहीं रहेगी। अभी छत्तीसगढ़ में भी यहाँ पर अच्छी स्थिति रहेगी। आधे से ज़्यादा सीट कांग्रेस जीत के आएगी। जी, दोनों के बीच मुकाबला है, कितना टाइट मुकाबला है? जी बताएं। नहीं, आप ये खाली भाजपा का एक प्रचार है कि मतलब जो है कि 300 मतलब 400 पार का जैसे माननीय मोदी जी दे रहे हैं, मगर छत्तीसगढ़ के अंदर जैसे भैया ने बताया कि कांग्रेस जो है आधी सीटों पे कांग्रेस है, और भूपेश बघेल जी ने पीछे किसानों के लिए जितना किया है और शिक्षा के क्षेत्र में जो आत्मानंद स्कूल खोलवाए हैं उन्होंने, मतलब गरीब बच्चों के लिए इंग्लिश माध्यम स्कूल की जो स्थापना की है, वो श्रेय उनको जाता है, भूपेश बघेल जी को। संतोष पांडे ने यहाँ पर क्या काम करवाए? यहाँ कुछ काम नहीं किया। 5 साल तो कहीं नहीं आए। मतलब 1-2 जो उनके परिचित के यहाँ चले गए होंगे तो वो अलग है, मगर वैसे पब्लिक सोशल वर्क कहीं नहीं रहा उनका कि किसी कार्यक्रम में या उन्होंने कुछ उद्घाटन किया हो, या गरीबों के लिए, या बच्चों के लिए, या विकलांगों के लिए, या महिलाओं के संबंधित कुछ उन्होंने पार्लियामेंट में भी प्रश्न नहीं उठाया इस बारे में। उनका दावा है कि उन्होंने बहुत सारी ट्रेनों का स्टॉपेज कराया है राजनांदगांव में। कहीं नहीं। आप बताइए, मैं रोज यहाँ से रायपुर जाता हूँ नौकरी करने, तो यहाँ तो लोकल ट्रेन 3-3 घंटे 2-2 घंटे लेट रहती है जीडी, तो कैसे आप बता सकते हैं? बताइए जी, आपको क्या नजर आता है, कितना दोनों के बीच में कितना मुकाबला टाइट नजर आता है? जहाँ तक मैं एक शहर इस राजनांदगांव जिले के नागरिक होने के नाते जो मेरा आकलन जो मैं समझता हूँ, क्योंकि दोनों अपने अपने स्थान पर
एक संतोष पांडे जी सिटिंग एमपी रहे और भूपेश बघेल जी इस राज्य के, इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे। तो निश्चित रूप से दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवार सशक्त हैं और हाई प्रोफाइल सीट भी है और कांटे का टक्कर भी है। अब इस बात पर निश्चित होता है कि जिन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी आम जनता के लिए अपने किस मुद्दे पर जनता के मांगों को पूरा करती है, जनता के खरे उतरती है, अब ये पूरा निर्णय जनता के ऊपर है। मैं जो सोचता हूँ कि सीट बहुत अच्छी सीट है, कांटे की टक्कर है और इसमें अभी ये नहीं कहा जा सकता कि 50-50 किस तरफ कौन सी पार्टी या कौन सा उम्मीदवार इसमें जीत सकता है। दोनों के कामकाज को किस तरह नजर से देखते हैं? कामकाजों के हिसाब से देखा जाए तो संतोष पांडे जी केंद्र को प्रतिनिधित्व करते थे और कांग्रेस के भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री जी वो एक पूरे प्रदेश को देखते थे। जहाँ तक मैं जो सोचता हूँ कि राजनांदगांव शहर का जैसा विकास आज यहाँ की जनता चाहती है उसके अनुरूप नहीं। आज भी यहाँ की जनता कई चीज़ों की कमियों को महसूस करती है और आज ज़रूरत है कि धरातल पर जाके और राजनांदगांव का विकास किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर वो उम्मीदवार इस बातों पर खरे उतरता है तो निश्चित रूप से परिणाम उसके पक्ष में जाएगा। आपने संतोष पांडे का कामकाज की बताएंगे? संतोष पांडे जी के कामकाज से केंद्र के जैसे बहुत सारे केंद्र की योजनाओं को, जो प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटीड योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की कोशिश किया है। और फिर भी मैं जो सोचता हूं कि राजनांदगांव का विकास, एक संपूर्ण विकास जो राजनांदगांव का चाहिए, वो अभी और भी होना जरूरी है। जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सड़क है, परिवहन है, इसमें आज भी शिक्षा के लिए हमको बाहर जाना पड़ता है, स्वास्थ्य के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो राजनांदगांव को इस प्रदेश में या इस केंद्र के स्तर पर इस लायक बना दिया जाए कि यहाँ की जनता किसी प्रकार की कमी महसूस न करे। देश में किस किस सरकार बनती नजर आ रही है? क्योंकि मैं अभी इस चीज़ों को नहीं बोलना चाहूँगा, मैं भी एक कर्मचारी हूँ, पर अभी किसी चीज़ को, लेकिन आप भी एक लहर जो बनती है और चुनाव जैसे जैसे ही पोलिंग पास आता है एक लहर बनती है और उस लहर के साथ साथ, क्योंकि पूर्व में भी भाजपा ने भी अपने गठबंधन के साथ सरकार बनाई है और ऐसा लगता है कि अब भी हो सकता है उनकी सरकार जिस तरीके से अभी माहौल दिख रहा है। जी, भाजपा ने संतोष पांडे को टिकट दिया है, वहीं कांग्रेस ने भूपेश बघेल को टिकट दिया है। इन दोनों के बीच में किस तरह की टक्कर नजर आ रही है? कितना टाइट टक्कर है? भूपेश बघेल जी राजनांदगांव लोकसभा के प्रत्याशी हैं और संतोष पांडे भाजपा से है और भूपेश बघेल जी कांग्रेस से है। निश्चित तौर पे भूपेश बघेल के चुनाव लड़ने से यहाँ पे कांग्रेस को फायदा होगा और भूपेश बघेल यहाँ से चुनाव जीतेंगे। उसके पीछे कारण ये है कि भूपेश बघेल ने जब छत्तीसगढ़ में यहाँ पे उनका 5 साल का शासन था, कांग्रेस की शासन थी, तो उन्होंने ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके लिए काम नहीं किया होगा, चाहे किसान हो चाहे महिलाएं हो। और उन्होंने छत्तीसगढ़ की संस्कृति को जिस तरीके से 5 साल में खान पान, छत्तीसगढ़ के रहन सहन और छत्तीसगढ़ के वेशभूषा को, छत्तीसगढ़ के खेल कूद को जिस तरीके से प्रोत्साहित किया 5 साल तक, तो पूरा उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ की जनता, खासकर राजनांदगांव लोकसभा की जनता बिल्कुल भूपेश बघेल को जिताएगी, ये तय है। कि दोनों के कामकाज को किस नज़र से देखते हैं? भाई, भूपेश बघेल ने 5 साल मुख्यमंत्री के हैसियत से काम किया है और इसमें कोई दो मत नहीं है कि उसने ऐसा कोई भी वर्ग हो जिसके लिए नहीं किया होगा। संतोष पांडे 5 साल तक गायब थे, भाजपा ने उनको फिर पुनः टिकट दे दिया। भाजपा के लोगों का ही ये कहना है कि संतोष पांडे पिछला चुनाव नहीं जीत पा रहे थे। सब लोग यही बोलते थे कि टिकट जब संतोष पांडे को पिछले समय जीता तो यही एक ऐसा है भारत में जो पहला सीट हारेगा, बीजेपी वाले भी बोल रहे थे। अब वो जीत गया तो फिर भाजपा ने संतोष पांडे ने, लेकिन इस समय जो है संतोष पांडे हारेगा, भूपेश बघेल की जीत होगी।
अब इस लोकसभा सीट की अगर बात की जाए जाति और आबादी के हिसाब से, तो अनुसूचित जाति की आबादी यहां पर ज्यादा मानी जाती है और कुल मिलाकर यही एक तय करते हैं कि एक सांसद को चुनकर संसद तक पहुंचाया जाए और इनकी अहम भूमिका मानी जाती है। हालांकि बौद्ध धर्म के भी लोगों की आबादी 1% के करीब है। जाति और आबादी के हिसाब से देखा जाए तो बौद्ध धर्म के 1.41%, ईसाई धर्म के 0.29%, जैन धर्म के 0.44%, मुस्लिम धर्म के 2.2% और अनुसूचित जाति के 11.7%, अनुसूचित जनजाति के 24.1% आबादी बताई जाती है और सिख समुदाय के 0.21% आबादी है। राजनांदगांव जिला पहले दुर्ग जिले का हिस्सा हुआ करता था और 26 जनवरी 1973 को अलग होकर राजनांदगांव जिला अस्तित्व में आया था। 2009 से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है और इस बार बीजेपी के नजर जीत का चौका लगाने पर भी है। 1957 में इस सीट पर पहली बार लोकसभा का चुनाव हुआ और तब से 1971 तक यह सीट कांग्रेस का गढ़ रहा। उसके बाद 1977 में जनता पार्टी के उम्मीदवार ने यहां पर जीत दर्ज की। इसके बाद कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी की जीत होती रही है। छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव लोकसभा सीट काफी हॉट सीट मानी जाती है और यह सीट 1952 में पहली बार अस्तित्व में आई थी। अगर 1952 से अब तक के सांसदों की बात की जाए तो 1957 और 1962 में राजा बहादुर सिंह कांग्रेस से जीतकर संसद पहुंचे। 1967 में पद्मावती देवी कांग्रेस से जीती। 1971 में राम सहाय पांडे कांग्रेस से जीते। 1977 में मदन तिवारी जनता पार्टी से जीते। 1980, 1984 में शिवेंद्र बहादुर सिंह कांग्रेस से जीते। 1989 में धर्मपाल सिंह गुप्ता बीजेपी से जीते। 1991 में शिवेंद्र बहादुर सिंह फिर से कांग्रेस से जीते। 1996 में अशोक शर्मा बीजेपी से जीते। 1998 में मोतीलाल वोरा कांग्रेस से जीते और इसके बाद 1999 में रमन सिंह बीजेपी से जीते और 2004 में प्रदीप गांधी बीजेपी से। 2007 में उपचुनाव हुआ और यहां से देवव्रत सिंह कांग्रेस से जीते। 2009 में मधुसूदन यादव बीजेपी से जीते। उसके बाद 2014 में अभिषेक सिंह बीजेपी से, 2019 में संतोष पांडे बीजेपी से जीते और 2024 में भी संतोष पांडे पर बीजेपी ने भरोसा जताया है। बीजेपी राजनांदगांव लोकसभा सीट से पहले ही वर्तमान सांसद संतोष पांडे को प्रत्याशी बना चुकी है। ऐसे में भूपेश बघेल का चुनावी मुकाबला संतोष पांडे से होना है। 2019 में संतोष पांडे ने बड़ी जीत हासिल की थी और इसके बाद बीजेपी ने उन्हें लगातार दूसरी बार इसी सीट से प्रत्याशी बनाया। भूपेश बघेल अब तक अपने राजनीतिक जीवन में तीसरी बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और इससे पहले उन्होंने 2004 में दुर्ग से, 2009 का लोकसभा चुनाव रायपुर से लड़ा था। हालांकि दोनों चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब वह तीसरी बार एक बार फिर से राजनांदगांव लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। बघेल फिलहाल दुर्ग जिले की पाटन विधानसभा सीट से विधायक भी हैं। उन्होंने 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के बघेल को हराया था। राजनांदगांव लोकसभा सीट से भूपेश बघेल के मैदान में आने से यह सीट अब और भी दिलचस्प हो गई है। बात अगर राजनांदगांव के सियासी समीकरण की जाए तो इस हिसाब से देखा गया कि यहां पर कांग्रेस सबसे ज्यादा समय में तक इस सीट से सांसद बनकर कांग्रेस पार्टी के संसद तक पहुंचे हैं और उसके बाद देखा जाए तो बीजेपी, जनता पार्टी और फिर इस पर निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या काफी कम रही है, ना कि बराबर रही है। इसके अलावा देखा जाए तो मैदान में जरूर प्रत्याशी उतरे लेकिन जीत नहीं सके। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में मुख्य मुकाबला देखने को मिलता रहा है। इस सीट पर सबसे ज्यादा ओबीसी बहुल आबादी बताई जाती है। इसके अलावा आदिवासियों की जनसंख्या भी यहाँ पर ज्यादा है, करीब 24% के करीब में बताई जाती है। ऐसे में कांग्रेस ने ओबीसी प्रत्याशी पर दांव लगाया है तो वहीं पर बघेल इसी वर्ग से आते हैं, जबकि बीजेपी ने यहां पर सामान्य प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। देखना यह होगा कि आखिर बघेल वर्सेस पांडे की लड़ाई में इस बार कौन जीत पाता है इस लोकसभा सीट से। ये सब कौन जीतेगा, कौन हारेगा, इसका परिणाम 4 जून को ही पता चल पाएगा। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।